लोगों के समक्ष आज जो है 2023 में जो बच्चे 10th के एग्ज़ाम देंगे उनके लिए जो है ऑब्जेक्टिव का साइंस का जो है अ, ढेर सारे क्वेश्चन एक जगह बेहतर से बेहतर समावेशन लेके आए हुए हैं। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। तो देखिए, हमारी जो ये संस्था है वो लाइफ एकेडमी के नाम से हमारी ये संस्था है। लाइफ एकेडमी के नाम से हमारी ये संस्था है और यहाँ जो है 1 से लेकर 12th एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी करवाया जाता है और वो भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ साथ। इस बातों पे ध्यान दीजिएगा, किस पे? एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ साथ, ठीक है। हमारी जो ये संस्थान है वो भागलपुर जिला के एक छोटे से गांव किशनपुर में स्थित है। यदि हमारे आसपास के बच्चे हमें देख रहे हैं तो उन्हें बखूबी पता होगा और वो हमें बखूबी जानते होंगे। तो देखिए, हमारा जो संपर्क सूत्र है वो इतना है, आप इस नंबर से हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं और जितने भी सारे पूछताछ हैं वो कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो हमारी संस्थान है वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों चलती है और यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस का भी व्यवस्था है। अगर आस पड़ोस के बच्चे देख रहे हैं तो आप चाहें तो ऑफलाइन भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और आपको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के अनेकों फ़ायदे मिलेंगे। वो फ़ायदे मैं अभी रिवील नहीं करूँगा और जो स्टूडेंट हमारे संस्थान में ऑफलाइन एडमिशन लेंगे उनको बस यही समझिए बहुत अधिक फ़ायदा होने वाला है। तो आप लोगों के लिए जो है हमारा ये चैनल है लाइफ एकेडमी के नाम से एक चैनल है। उसके बाद इस पे जो है 1 से लेकर 12 तक की पढ़ाई होती है और इस पे जो है लाइव कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्लासेस होती है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि हमारे इस दोनों चैनल को सपोर्ट दिखाएं और सहयोग करें। तो उसके बाद जो है देखिए, हम लोग आज जो है आप लोगों के समक्ष 2023 में 10th क्लास के बच्चे जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं साइंस के अति महत्वपूर्ण सारे प्रश्न आप लोगों के समक्ष लेके आए हुए हैं। तो यहाँ से एक एक बातों को आपको ध्यान में रखते हुए और एक एक प्रश्नों को आप दिमाग में बिठाते हुए चलिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो आइए अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? पहला ऑप्शन है अक्रिय तत्व है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है क्रियाशील तत्व है, तीसरा ऑप्शन है सक्रिय तत्व है और चौथा ऑप्शन जो है वो उदासीन तत्व है। तो हीलियम जो होता है हमारा दोस्तों वो कौन सा तत्व हो जाता है? अक्रिय तत्व हो जाता है। हीलियम के साथ साथ यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, हीलियम के साथ साथ रेडॉन, ठीक है दोस्तों, रेडॉन, जेनॉन, ठीक है, और क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, ठीक है दोस्तों, क्रिप्टॉन। ये तीनों भी जो है दोस्तों ध्यान में रखनी है, ये तीनों भी अक्रिय तत्व की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे जो है आगे है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना होता है? अनुपात कितना होता है दोस्तों? वो पहला ऑप्शन है 2:1, उसके बाद जो है कितना होता है 2:3, 3:1, उसके बाद 2:2। तो यहाँ पे देखने वाली है, जल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? H2O होती है ना, H2O होती है। तो यहाँ से आप अनुपात निकाल सकते हैं। देखिए, हाइड्रोजन कितना 2, उसके बाद अनुपात देंगे ऑक्सीजन में क्या दोस्तों 1, तो 1 होगा यहाँ पे। तो हमारा आंसर यहाँ से निकला, क्या निकला दोस्तों? 1:2:1, ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद आगे आइए, आगे देखते हैं। आगे देखिए, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? यहाँ पे ध्यान में रखना है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। हमारे जो क्वेश्चन सेटर करने वाले हैं, सेट जो करते हैं हमारे बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो चालाकियाँ करते हैं। ऐसे प्रश्न में आपको बदलाव करके दिया जाएगा, तो घबराना नहीं है, आप लोगों को बस धैर्य रखना है और माइंड को शांत रख के क्वेश्चन को बारीकी से परखना है और बारीकी से पढ़ना है। तो यहाँ पे है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। आवर्त की संख्या कितनी होती है दोस्तों? हमेशा याद रखना, कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। समझ में आ रही है? उसके बाद आगे भी इस पे आधारित प्रश्न है, आगे भी आप लोगों के समक्ष प्रश्न खुल के आएंगे। उसके बाद आगे देखिए, सिंगल बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक क्या होता है? सिंगल बॉन्ड OH हाइड्रो ऑक्साइड का जो है क्रियाशील मूलक क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? उसके बाद देखिएगा क्या होता है दोस्तों, देखिएगा आगे देखिए। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न जो है
बन के आए हुए हैं। सिंगल बॉन्ड क्रियाशील मूलक कौन सा होता है? कीटोन होता है, एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होता है दोस्तों? देखिए यहाँ पे आपके समक्ष हमेशा याद रखना है इसको, अल्कोहल। कौन सा याद रखना है? अल्कोहल। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? कोष्ठ, ठीक है। उसके बाद देखिए ये एक शब्द है, कभी कभी ये शब्द आपको चेंज मिलेंगे, बदलाव मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है। तो घबराना नहीं है। इसका जो है दूसरा भी नाम होता है, कक्ष होता है। इसको जो है कक्ष भी कहा जाता है, या इसको वेश्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेश्म भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों भी याद रखनी है। क्वेश्चन यहाँ से बदल सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नए बन सकते हैं कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, मानव हृदय में कितने वेश्म होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कितने होते हैं हमेशा याद रखना, कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। ये बातें मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे आइए, आगे देखते हैं। आगे देखिए, मानव हृदय में औसत प्रकुचन दाब लगभग कितना होता है? प्रकुचन दाब जब भी बोलेगा तो आपको हमेशा याद रखना है कितना होता है? 120 mmHg होता है, ठीक है। 120 mmHg होता है, इतना सा बात गौर करना है। और जो एक एक बातों को ध्यान में रखना है। कितना होता है दोस्तों? बस ये क्या होता है? 120 mmHg, ठीक है। उसके बाद आगे आइए, आगे देखते हैं पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया किस भाग में होता है? जो पौधा होता है वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन क्रिया जो कहाँ होता है? देखिए मैं एक पौधा बना रहा हूँ, ये पौधा है, ठीक है। ये पौधा, ये इसकी जड़ें हैं, ये इसकी पत्तियाँ हैं, ठीक है। ये इसकी पत्तियाँ हैं, ये तना हो गई, ठीक है। तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या जड़ में संभव है? नहीं संभव है दोस्तों, जड़ में संभव नहीं है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया जितने भी 10th क्लास के बच्चे, उन सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, वाष्पोत्सर्जन क्रिया जड़ में संभव नहीं है। उसके बाद देखिए तना, तना में भी वाष्पोत्सर्जन क्रिया संभव नहीं है। उसके बाद देखिए पत्ता है, पत्ता में, उसके बाद फूल में, देखिए फूल में भी संभव नहीं, लेकिन पत्ता में संभव है। तो क्या होगा दोस्तों? यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाता है, क्या निकल के आ जाता है? पत्ता, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे आइए, आगे देखते हैं कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? डायलिसिस प्रक्रिया पढ़े होंगे दोस्तों, पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे। 10th में इंपॉर्टेंट प्रश्न है डायलिसिस प्रक्रिया, ठीक है। तो डायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा जो है हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, कौन सा अपशिष्ट पदार्थ? नाइट्रोजन को अपशिष्ट पदार्थ होता है, उनको बाहर करने का काम करती है, ठीक है दोस्तों। अपवहन के द्वारा नाइट्रोजन बाहर करती है, ठीक है। उसके बाद आगे आइए, अगला प्रश्न है आपके समक्ष, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? किस विधि से होता है? पहला ऑप्शन है द्विखंडन, दूसरा है मुकुलन, तीसरा है लैंगिक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रा में जब भी मुकुलन विधि के द्वारा प्रजनन होता है, किस विधि के द्वारा होता है? हाइड्रा में मुकुलन विधि के द्वारा प्रजनन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे आइए, आगे देखिए, किसी भी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान कितना होता है? म्यू का मान जब आप लोग पढ़े होंगे, प्रकाश का परावर्तन पढ़े होंगे, फिजिक्स का ये प्रश्न है, तो आप लोगों को ये आनी चाहिए प्रश्न कि म्यू का जो मान होता है दोस्तों, पहला है साइन आई बाई साइन आर, उसके बाद दूसरा है साइन आर बाई साइन आई, उसके बाद तीसरा है साइन आर गुना साइन आई, उसके बाद ये है साइन आई प्लस साइन आर। तो इसका क्या हो जाएगा? आप लोग सक्षम है, क्या होना चाहिए दोस्तों? क्या होगा? साइन आई बाई साइन आर। समझ रहे हैं? मैं आशा करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। आगे आइए, आगे देखते हैं, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? पहला है समतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में जब इसका प्रयोग होता है, कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है दोस्तों? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। और उत्तल दर्पण का जो प्रयोग है गाड़ी के साइड मिरर में होता है, गाड़ी के साइड मिरर, ठीक है। वो जो शीशा होता है, मोटरसाइकिल में देखे हो शीशा होता है, उसमें प्रयोग होता है उत्तल दर्पण का। उसके बाद देखिए समतल दर्पण का जो प्रयोग है वो जो है उसमें क्या बोलते हैं उसको, जो धूप से चार्ज होता है, सौर प्लेट में भी होता है, ठीक है दोस्तों। समतल दर्पण का प्रयोग होता है। आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आगे देखिए, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? स्पेक्ट्रम यानी प्रिज्म, देखे होंगे आप लोगों ने सारे। प्रिज्म में जब सूर्य प्रकाश को गुजारा जाता है, प्रिज्म में ये जब सूर्य प्रकाश को गुजारा जाता है तो ये कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। कितने रंगों में विभक्त होते हैं? 7 रंग में। और इसमें सबसे ज़्यादा झुकाव होता है वो किस रंग का होता है दोस्तों? सबसे ज़्यादा बैगनी का, और सबसे कम किसका होगा? लाल का होगा, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, कम किसका होगा? कम, और ज़्यादा तो बैगनी हो ही गया, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद आगे आइए,
आगे चलते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। आपके सामने यहाँ पे पहला ऑप्शन है पहला है उष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखनी है, ये जो कार्य करती है किस पे करती है, उष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न। अगला है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र जो होता है दोस्तों वो क्या होता है। पहला आपके समक्ष ऑप्शन है R इक्वल टू V गुना I, उसके बाद जो है R इक्वल टू I बाय V, उसके बाद R इक्वल टू V बाय I, उसके बाद R इक्वल टू V माइनस I। तो इसका जो होता है प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र जो होता है R इक्वल टू V बाय I होता है। ठीक है, R इक्वल टू V बाय I होता है, इतना सा याद रखना है आपको। ठीक है, R यहाँ पे हो गया रेसिस्टेंस, V आ गया विभवांतर, ठीक है, I हो गया एम्पीयर। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। उसके बाद आगे देखिए, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनमो जनरेटर सारे बच्चे देखे होंगे, गांव समाज में तो सारे बच्चे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। दृष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धाराएं और इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डायनमो से जो है दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त होती है। और डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये भी याद रखना है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस प्रकार के जल में रहता है। जब डेंगू होता है तो ये जो मच्छर होती है वो किस प्रकार के पानी में रहती है। पहला देखिए साफ जल, गंदा जल, खड़ा जल, मृदु जल। तो ये जो होती है मच्छर, ये कौन सा जल में होती है दोस्तों, साफ जल में होती है। कहाँ पे होती है, साफ जल में होती है। आगे आइए अगला प्रश्न पे आते हैं। पाइरुवेट, यहाँ पे पाइरुवेट होगा दोस्तों, पाइरुवेट। ठीक है, पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह किस में होगा दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान में दीजिएगा। पहला है कोशिका द्रव्य में, माइक्रोकोन्डिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। तो हमेशा याद रखना आपको किस में होगा, माइक्रोकोन्डिया में होगा। किस में होगा दोस्तों, माइक्रोकोन्डिया में होगा। ठीक है, आगे आइए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। पहला है जल, दूसरा है कांच, तीसरा है प्लास्टिक, चौथा है मिट्टी। तो देखिए ये तीनों तो प्रयुक्त किए भी जा सकते हैं, लेकिन क्या मिट्टी जो है लेंस बनने में प्रयुक्त किया जा सकता है, नहीं दोस्तों, मिट्टी को आप लेंस बनने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मिट्टी। ठीक है, आगे आइए, आगे चलते हैं। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखेंगे। उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न कई दफा पूछ दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये हमारी उत्तल लेंस है। ठीक है, ये हमारी उत्तल लेंस है। तो वस्तु को कहां रखेंगे दोस्तों, वस्तु को रखेंगे फोकस पर, तभी उसका जो है समान आकृति जो है हमें प्राप्त होगा। ठीक है, कहां पे रखेंगे, फोकस पर रखेंगे। कहां पे रखेंगे दोस्तों, फोकस पर रखेंगे। ठीक है, समझ में आई होगी। उसके बाद आगे आइए, अगला प्रश्न आप लोगों के समक्ष है, सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी यानी कम से कम दूरी क्या होगी, तो कौन सी होगी दूरी, क्या होगी, 25 मीटर, 2.5 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। तो क्या होगा दोस्तों, आप लोग सक्षम हैं, 25 सेंटीमीटर क्या होगा, कम से कम दूरी 25 सेंटीमीटर, और अधिक से अधिक दूरी क्या होगी, अनंत पे होगी। क्या होगी, अनंत। ठीक है, तो ये भी पॉइंट समझ में आया होगा। आगे चलिए, आगे जो है अगला प्रश्न जो है हमारे समझ देखिए, लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है। लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है, पहला है 23, दूसरा है 26, तीसरा है 25, चौथा है 24। तो लोहे के परमाणु संख्या हमेशा याद रखना आपको दोस्तों, और 1 से 30 तक के तत्व को आपको हमेशा, आज से एग्जाम जब तक ना हो तब तक हमेशा आपको माइंड में रिकॉल करते रहना, और 1 से 30 तक के सारे तत्वों को आप जो है माइंड में फिट रखना। यहाँ से 1-2 प्रश्न हमेशा बनते हैं, हमेशा। तो मेरे बातों को गौर कीजिएगा। ठीक है,
तो लोहे का जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है दोस्तों, 26। ठीक है, समझ में आया होगा, मैंने जो बोला वो आप समझिए, आपको ही फायदा होगा। आगे आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के समक्ष देखिए, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान कितना होगा? उसका पीएच मान कितना होगा? पहला है 1, दूसरा है 10, तीसरा है देखिए 4 और चौथा है 5। तो इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, 10। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10। और 10 जो होगा ये किसके श्रेणी में आएगा दोस्तों, क्षारीय के श्रेणी में आएगा। किसके श्रेणी में आएगा, क्षारीय के श्रेणी में आएगा, क्षारीय के श्रेणी में आएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये भी पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। आगे चलिए, आगे आते हैं। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है आप लोगों के समक्ष देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। मैं इसी प्रश्न का आगे बात कर रहा था और ये प्रश्न आ भी गया, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो 9 है, 11 है, 18 है, 10 है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या जो है ये इंपॉर्टेंट है, वर्गों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 18 याद रखना है, कितना होता है, 18 होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे आइए, आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है सिंगल बॉन्ड COH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? उसके बाद देखिए ये एल्डिहाइड होगा, उसके बाद देखिए अल्कोहल, उसके बाद कीटोन, उसके बाद इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा होगा, एल्डिहाइड होगा। क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। ये बात हमेशा याद रखनी, सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। ठीक है, आगे आइए, आगे देखते हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न है आप लोगों के समक्ष देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करती है? तो यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है दोस्तों, डोंट माइंड कीजिएगा। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन आप लोगों के समक्ष है I²R, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के समक्ष है I आड़ का स्क्वायर, तीसरा आप लोगों के समक्ष है V गुना I, चौथा है V²/R। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं देखिए, यहाँ से देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करती है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा V²/R। ठीक है दोस्तों, V²/R। समझ रहे हैं, समझ में आ रही है बातें? तो आगे देखिए, आगे देखते हैं। आगे जो प्रश्न है वो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? पहला है जनित्र, एमीटर, मोटर और गैल्वेनोमीटर। तो क्या होगा दोस्तों, जनित्र। डायनमो क्या होता है, जनित्र डायनमो। ठीक है, तो क्या होगा हमारा आंसर, जनित्र। ठीक है मैं आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। उसके बाद आगे आइए, आगे देखते हैं। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होगा? लघु पथन जब होता है तो परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? पहला ऑप्शन है कम हो जाता है, स्थिर रहता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो ये क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है दोस्तों, बहुत अधिक बढ़ जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आप लोगों के समक्ष है, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है। कह रहा है ऑक्सीजन के साथ जो है अभिक्रिया करती है, ठीक है, उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। तो इस प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये इसको आपको याद रखना है। इसका क्या हो जाएगा, Ca, कैल्शियम। क्या होगा, कैल्शियम। ठीक है, तो आगे आइए, आगे अगला प्रश्न देखते हैं हम। देखिए दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण सारे प्रश्न हैं। सारे प्रश्नों का निचोड़ खोज खोज के सारे प्रश्न जो है सेटल किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, एक एक पॉइंट को आप गौर से देखिएगा, आपको फायदा होगी। ठीक है, तो आगे आइए, आगे देखते हैं। देखिए एथेन का आणविक सूत्र CH2H6 है, इनमें जो है कितने बंध होते हैं? बंद वाला क्वेश्चन 1-2 प्रश्न एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, तो गौर से देखिएगा। इसका जो होगा 7 सहसंयोजक बंध होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि संयोजक बंध क्या है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबों ने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो हमारे फाउंडेशन में ज़रूर देखिएगा, ये सारी पढ़ाई हो चुकी है। तो आप हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करें, आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी। तो आगे आइए दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है?
ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? O3। क्या होता है? O3। तो यहीं से तो हमारा आंसर निकल के आ गया। देखिए दोस्तों, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी होती है? ऑक्सीजन की परमाणु कितनी होती है? 3। 3, ठीक है, ध्यान में रखना है कितना होता है? 3। उसके बाद आगे आइए आगे देखिए, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो किससे संबंधित है? वृक्क, हमारा जो किडनी है वो किससे संबंधित है दोस्तों? उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है, ठीक है, उत्सर्जन से संबंधित। ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं 2 नंबर में, कभी कभी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। हमारे उत्सर्जन तंत्र का जो है 2 उत्सर्जन तंत्र के नाम लिखें, तो आप लोगों को याद होने चाहिए। पहला वृक्क हो गया, दूसरा त्वचा हो गया, तीसरा जो मूत्राशय हो गया। ये सारे जो है उत्सर्जन तंत्र है, ठीक है, तो इनको भी आप लोगों को याद रखना है। आगे आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे है, 2 तांत्रिका तंत्र के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? 2 तांत्रिका तंत्र के मध्य जो खाली स्थान होता है उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं उसमें VI लगा देता हूँ, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा इसको, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? द्रमिका कहते हैं, स्नेप्स कहते हैं, एक्सोन कहते हैं, आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्नेप्स कहते हैं। याद रखना आपको, क्या कहते हैं? स्नेप्स कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिए, पराग कोश में होते हैं, ये बायोलॉजी की क्वेश्चन है। पराग कोश में क्या होते हैं? पराग कोश में बाह्यदल, अंडाशय, अंडप, उसके बाद परागकण। पराग कोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं, ठीक है दोस्तों, हमेशा याद रखना क्या होता है? परागकण होता है, ठीक है। आगे आइए, आगे देखिए विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी से, चिंपैंजी से, मकड़ी से, जीवाणु से। तो हम जो मनुष्य हैं वो हमारी जो समानता है वो चिंपैंजी से बहुत ज़्यादा मिलती है। हम जैसा व्यवहार करते हैं और चिंपैंजी जैसा व्यवहार करता है, दोनों में समानता जो है बहुत अधिक मिलती है। तो क्वेश्चन तो वही कह रहा है दोस्तों, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन, ऑप्शन में आप लोगों को दिख रहा होगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? चिंपैंजी, ठीक है, समझ लिए। आगे आइए, अगला प्रश्न देखिए, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। पहला है अमीबा में, दूसरा है ईस्ट में, तीसरा है प्लेमिडिया में, चौथा है प्लास्मिडियम में। तो किस में होता है दोस्तों? ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में होता है, याद रखना है, किस में होता है? ईस्ट में होता है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, आगे जो है वो है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? केमिस्ट्री में जितने भी सूत्र वाले प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों का भी मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगा। काहे? क्योंकि सूत्र से हमारे एग्जाम में 1-2 प्रश्न मिल जाते हैं देखने को, तो मैं आप लोगों के समक्ष एक सूत्र से रिलेटेड वीडियो भी जरूर लाऊंगा। तो देखिए, देखते हैं यहाँ पे संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? CaCO3 MgCO3 Ca इंटू HCO3 इंटू 2, ठीक है, HCO3 इंटू 2। तो इसका सूत्र जो हो जाता है दोस्तों क्या होता है? इसका सूत्र जो है CaCO3 हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो है आपके समक्ष देखिए, सिंगल बॉन्ड C=OH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं, या अम्ल कहते हैं, या इथर कहते हैं, या एल्डिहाइड कहते हैं? तो याद रखना है, सिंगल बॉन्ड C=OH अभिक्रियाशील मूलक को जो है क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अम्ल कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण सभी ने पढ़ा होगा। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? सारे बच्चों को पता होगा, 10th क्लास के जितने भी बच्चे, सारे बच्चों को पता होनी चाहिए ये बात। जो देखिए, पहला है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, उसके बाद नाइट्रोजन से, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया से जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है, देखिएगा अभी ठंड का मौसम है, जब आप देखिएगा सुबह सुबह तालाब में देखिएगा तो वाष्पोत्सर्जन होता है, भाप के रूप में जल ऊपर उड़ता है, तो उसी तो वही तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है ना दोस्तों। कहाँ से प्राप्त होती है वाष्पोत्सर्जन? कहाँ से होती है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलती है? तो कहाँ से? जल से बाहर निकलती है। समझ लिए दोस्तों? समझ में आया होगा। आगे चलिए, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? मैग्नीशियम जो है
कहाँ पाया जाता है? मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? पहला है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में। तो कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? क्लोरोफिल में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? क्लोरोफिल में। ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे आइए, अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, देखिए इंसुलिन की कमी से घेंघा होता है, या फिर मधुमेह होता है, या फिर बौनापन, या फिर बांझपन। देखिए इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है। और घेंघा जो है किसकी कमी से होता है दोस्तों? आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। और बांझपन और बौनापन जो ये होता है विटामिन ई की कमी से होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? विटामिन ई की कमी से होता है। याद रखना है दोस्तों, यहाँ से कई सारे प्रश्न बनते हैं, सारे प्रश्नों को आप याद रखें, गौर से देखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न पे हम लोग आते हैं, ये है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है? तो पहला है बैगनी, दूसरा है लाल, तीसरा है नीला और चौथा है पीला। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? देखिए लाल, लाल का होता है। किसका होता है दोस्तों? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है? तो कौन सा हो जाएगा? लाल। और सबसे कम होगा दृश्य प्रकाश में किसका? बैंगनी का। किसका होगा दोस्तों? बैंगनी, ठीक है। तो याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले भी ऐसे क्वेश्चन है लेकिन वहाँ अलग क्वेश्चन थे और ये अलग क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है, माइंड को एकदम क्लियर रखना है, ठीक है। आगे आइए, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का वोल्ट, वाट, जूल, कूलाम क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? वाट होता है। और वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आप जरूर प्रयास करें कि माइंड में घुसाते चले, माइंड में रखते चले, माइंड में समेटते चले, ठीक है। आगे आइए, अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है लोहे का, तांबा का, टंगस्टन का, एल्युमिनियम का। बल्ब सभी ने देखा होगा, ये देखिए ये बल्ब रही, ये जो है ये बल्ब रही, और इसमें देखिएगा ऐसे करके एक टंगस्टन बना होता है ना, ये प्रकाश, ठीक है। तो ये जो बना होता है तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। क्लियर होनी चाहिए बातें। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? हीलियम आवश्यक है, क्रोमियम, यूरेनियम, एल्युमिनियम। कौन सा तत्व आवश्यक है दोस्तों? तो वो तत्व है यूरेनियम। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यूरेनियम, ठीक है। समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों? ठीक है, मैं आशा करता हूं कि सबों को समझ में आ रहा होगा। तो अगला प्रश्न देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस जो है O2 ऑक्सीजन, NH3 अमोनिया, CO2 नाइट्रोजन। कौन सा उत्तरदायी गैस है दोस्तों? तो उत्तरदायी गैस जो हो जाएगा वो CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी जो मात्रा होती है पर्यावरण में वो कितनी होती है? 0.03% होती है, ठीक है। नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो 78% होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 21% होती है, ठीक है। ये भी आपको प्रश्न याद रखने हैं, ये भी प्रश्न आपको माइंड में घुमाते चलना है, देखते चलना है। उसके बाद अगला प्रश्न, आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए, लिटमस बिलियन बैगनी रंजक होता है। लिटमस बिलियन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? किससे निकाला जाता है? ये देखिए, पहला है लाइकेन, दूसरा है लाल पत्ता गोभी, हल्दी, और ये प्लेटिनियम फूल। देखिए तो ये जो है कहाँ से निकाला जाता है? ये आप लोगों के समक्ष ये फिगर दिख रहा है ना, फिगर, ये किसका फिगर है? समझ रहे हैं? ये लाइकेन है। कौन सा है? लाइकेन है। और इसका जो आंसर होगा वो कहाँ से निकाला जाता है? लाइकेन। देख लीजिए लाइकेन कैसा होता है, सभी देख लीजिए। पेड़ पौधों में जो वो जिसको हम लोग आम भाषा में क्या कहते हैं? कजली बोलते हैं ना, कजली, फुफुंदी जिसको बोलते हैं, फुफुंदी अलग हो जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। वहाँ से जो है निकाला जाता है। तो फिगर से आप लोगों को सुस्पष्ट दिख रहा होगा और आप लोगों को समझ में भी आया होगा, ठीक है। उसके बाद आगे आइए, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ठीक है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक से अभिक्रिया कराया जाता है तो कौन सा तत्व बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा? NaOH, ठीक है। और जिंक के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है
अभिक्रिया कराई जाती है तो कौन सा तत्व बनेगा दोस्तों? देखिए Na2ZnO2 प्लस H2O, ये हमारा तत्व बनकर आएगा। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों? समझिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे मिलता है? हाँ, यहाँ मिलता है Na2ZnO2 उसके बाद प्लस H2, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। केमिस्ट्री में सारे बच्चों ने पढ़ा होगा अभिक्रिया, ठीक है। तो वहीं के ये प्रश्न है, ढेर कंफ्यूज मत होना है। आगे आइए, आगे देखते हैं। आगे देखिए, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? पीएच स्केल सारे बच्चों ने पढ़े हैं, आशा करता हूं कि सारे बच्चों ने पीएच स्केल पढ़े होंगे। पीएच स्केल में आपने पढ़ा होगा कि जब उदासीन विलयन को देखा जाता है तो 1 से 7 तक, उसके बाद 7 से 14 तक होता है ना, होता है ना। तो उदासीन विलयन का मान जो होगा, पीएच मान कितना होगा दोस्तों? वो 7 होगा। कितना होगा? 7 होगा। उसके बाद अगला प्रश्न आइए, अगला प्रश्न है आपके समक्ष, देखिए बैंकिंग सोडा। बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पहला है NaHCO3 NaOH, उसके बाद Na2CO3, उसके बाद जो है KOH। क्या हो जाएगा दोस्तों? NaOHCO3, ठीक है, NaHCO3 बैंकिंग सोडा का ये सूत्र होता है। मैं आप लोगों के लिए सूत्र का एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आऊँगा, वहाँ से सारे क्लियर आपको डाउट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आगे आइए, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के समक्ष देखिए, एक्वारेजिया मिश्रण में, एक्वारेजिया मिश्रण में जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके बाद HNO3, ठीक है, का अनुपात कितना होता है? कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? ये देखिए कितना होता है, इसका जो है 3:1 होगा। कितना होगा मेरे प्यारे साथियों? 3:1 होगा। तो मैं आशा करता हूँ इतनी सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे तो हमारे चैनल लाइफ एकेडमी को आप, बीजेपी को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट दिखाएं, ताकि जब हमारा ढेर सारे परिवार और फैमिली बड़े होंगे तो हमें भी जोश और जुनून के साथ, उत्साह के साथ मेहनत करने में आप लोगों के साथ मज़ा आएगा। तो आप लोगों के समक्ष देखिए पीछे कुछ पेज ओपन होके आया होगा, मैं इसके बारे में कुछ रिवील कर देता हूँ, कुछ बता देता हूँ। देखिए हमारे जो संस्थान है 1 से 5 तक के बच्चों का जो पढ़ाई है वो सुबह के 7 से 8 बजे स्टार्ट होती है। और एडमिशन फी जो है दोस्तों इस संस्थान की बहुत से बहुत कम रुपये में जो है आपके बच्चे को बेहतर शिक्षा प्राप्त कराने में ये एकेडमी जो है आपका सहयोग करेगी। तो देखिए 1 वर्ष का जो मात्र फी है दोस्तों वो कितना है? 1200 रुपया है, 1200। वहीं आप 6 महीना का अगर एडमिशन कराते हैं तो 700 लगता है, 3 महीना का अगर आप एडमिशन कराते हैं तो कितना लगता है दोस्तों? 400 लगता है। ध्यान में देना है आप लोगों को। उसके बाद वर्ग 6 समय इसका जो है 7 से 8 सुबह, और इसका जो 1 वर्ष का एडमिशन फी है दोस्तों 1500 रुपये, कुछ भी नहीं है। आज के समय के अनुसार हमें लगता नहीं है कि ये ज़्यादा फी होगा, तो 1500 है। उसके बाद 6 माह का 800, 3 माह का 500, ठीक है। वर्ग 7 के जो बच्चे हैं उनका समय है 8 से 9, ठीक है। उनका जो 1 वर्ष का फी है वो 2000 रुपया है, ठीक है। उसके बाद 6 मंथ का 1100, 3 मंथ का 600, ठीक है। तो आप जैसा आपको सुविधा लगे वैसा आप एडमिशन ले सकते हैं। आगे आइए, आगे देखिए वर्ग 8 का जो समय है शाम के 3 से 4, ठीक है। 1 वर्ष का इसका एडमिशन फी जो है 2500, 6 माह का 1300, 3 माह का 700, ठीक है। उसके बाद वर्ग 9 समय इसका जो है 4 से 5 शाम में, 1 वर्ष का इसका एडमिशन फी 3500, 6 माह का 1900, 3 माह का 1000, ठीक है। उसके बाद आगे आइए वर्ग 10 का जो है क्लास 10 का जो है समय 5 बजे, 5 से 6 सुबह और 5 से 6 शाम में, 2 क्लास वर्ग 10 का चलेगा। उसमें जो है आपका 1 वर्ष का फीस जो है वो मात्र और मात्र 4500 रुपये। ध्यान दीजिए यहाँ पे दोस्तों, मात्र और मात्र 1 वर्ष का पूरे सिलेबस कंप्लीट कराने का जो है ये एकेडमी मात्र 4500 रुपये आपसे लेती है। उसके बाद देखिए 6 माह का जो है 2500, 3 माह का जो है 1500, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको गौर करना है प्रतियोगी परीक्षा के लिए मैथ एंड रीजनिंग, ठीक है। हमारे संस्थान के निपुण एवं कर्मठ शिक्षक रोहित सर आप लोगों को जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है तैयारी करवाएंगे, मैथ और रीजनिंग के टीचर, ठीक है। उसका जो समय है सुबह के 9 बजे से 10 बजे,
1 वर्ष का जो एडमिशन फी है वो 4500 रुपये, बस 4500 रुपये, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 माह का जब जो है आप कराइएगा एडमिशन तो आपको 2500 रुपये लगेंगे। 3 माह का जब आप कराइएगा तो 1500 लगेंगे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे नोट में आप लोगों को ध्यान देना है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है 1 वर्ष क्यूज जो है विथ डिस्कशन के साथ जो चलेगा वो वर्ग 6 एंड 10th मात्र 500 रुपये में। उससे होगा क्या, जैसे मान लीजिए 200 प्रश्नों का आज सेट आया, उसका 200 प्रश्नों से आप 400 प्रश्न सीख के जाएंगे, 600 प्रश्न सीख जाएंगे। डिस्कशन का मतलब ये होता है दोस्तों, ठीक है। तो वर्ग 6 से लेकर 10 तक का डिस्कशन क्यूज चलेगा डिस्कशन के साथ, वो उसकी फीस जो है मात्र 500 रुपये है। उसके बाद डेली टेस्ट सीरीज है। डेली टेस्ट सीरीज में जो है देखिए आप लोगों के समझ यहाँ पे दिख रहा होगा डेली टेस्ट सीरीज जो है डिस्कशन समय जो है सुबह के 10 बजे से 11 बजे AM तक, ये प्रतियोगी परीक्षाओं वाले के लिए है। मात्र इसका जो फी है वो कितना है दोस्तों, मात्र 200 रुपये। यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा मात्र 200 रुपये प्रति माह जो है डेली डिस्कशन होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सारे प्लान आप लोगों के समक्ष आपको समझ में आए होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बातें मैं पुनः आप लोगों को कहता हूँ कि हमें सपोर्ट दिखाएं, हमें मदद दें, ताकि आप लोगों के साथ हमें भी मेहनत करने में आनंद और मज़ा आए। अभी तक हमारे साथ आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।